ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विषय 510 इकाई 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। इन्हीं बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। 10 मिनट में आपके इकाई 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। 510 वाले हमारे चैनल पर कितने हैं, लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके लिए जो है हम आगे भी अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराते रहें। इसलिए आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, आपके इकाई 3 में जो है आपको महत्वपूर्ण 3 पॉइंट के आधार पर प्रश्न आएंगे। तो देखिए, आपकी इकाई 3 में जो मुख्य जो क्या क्या है पॉइंट वो मैं बता रहा हूँ। वर्णात्मक उपागम या प्रसारण उपागम, यहाँ पर शिक्षण विधि के बारे में बताया गया है। 3 शिक्षण विधि हैं, जैसे कि खोज उपागम ये दूसरा है, तीसरा वाला जो है जांच उपागम या प्रक्रिया कौशल। ये जो तीनों उपागम के बारे में ही आपको जो है इकाई 3 में प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वर्णात्मक उपागम या प्रसारण उपागम में क्या क्या आपको देखना है। तीनों उपागम में सबका सेम सेम है। नियम का कथन, नियम का स्पष्टीकरण, नियम का औचित्य, नियम का प्रयोग, लाभ और सीमाएं। प्रत्येक उपागम में यही चीज आपको बताना है। तो आप आइए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वर्णात्मक उपागम किसने बताया और क्या है, और इसके लाभ और सीमा क्या है, इसके बारे में अपन जानते हैं। वर्णात्मक उपागम भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में, और सभी शिक्षक इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी अध्याय होता है उसको पहले पढ़ लेते हैं शिक्षक, जानकारी जुटाते हैं, फिर जाके जो है उसका सारांश जो है डिटेल में वर्णन करके जो है विद्यार्थियों को बताया जाता है। इसी को अपन वर्णात्मक उपागम कहते हैं। तो देखिए, वर्णात्मक उपागम को प्रसारण उपागम भी कहते हैं। इस उपागम में शिक्षक शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक सूचना कम से कम समय में पहुंचाता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यह उपागम शिक्षक को सहायता करता है कि वह सारी विषय वस्तु सीमित समय में शिक्षार्थियों को आसानी से पढ़ा दे। यह उपागम शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा सभी विषय के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस उपागम के माध्यम से आसानी से कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। और इस विधि का मुख्य प्रस्तावक, इसको आपको याद रखना है, डेविड पी आशुबेल है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे उपागम होते हैं, और जो आपके मैं ऐसा हमारे चैनल पर जो प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, जो बहुकल्पी को भी कवर किया जाता है कि उसमें से जो है बहुकल्पी प्रश्न का उत्तर भी दिया जाए। तो देखिए, इसमें जिसको जो मुख्य प्रस्तावक है डेविड पी आशुबेल, शब्द वर्णात्मक एक्सप्रेसट्री को एक्सप्रेशन से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्याख्या करना या स्पष्टीकरण। इस उपागम में कई विधियां होते हैं, जैसे वर्णात्मक विधि, बताओ और करो विधि, निगनात्मक विधि आदि। यह उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक को ज्ञान होता है, वही बताता है, ये आप जान लीजिए। तो आइए इस विधि का अपन लाभ देख लेते हैं। थोड़े समय में नए ज्ञान का प्रभावी ढंग से संप्रेषण किया जाता है, यानी कि बच्चों को बताया जाता है। शिक्षक अक्सर शिकायत करते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा करने का समय नहीं मिलता, तो यह जो विधि है बिल्कुल कारगर साबित होता है। थोड़ा सा जो पढ़ते हैं उसका जो मेन सारांश होता है वो बताते हैं, और यही विधि आज भी भारत देश में प्रयोग होता है, लगभग सभी स्कूलों में होता है। फिर शिक्षार्थियों को विषय या गेस्टेल यू मिलता है, जिससे अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम होता है। यह ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य के लिए प्रभावी है। इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। यह शिक्षक के उस स्तर यानी कि हाई स्कूल मन में जो सभी तरह के विषय के लिए उपयुक्त है, इसलिए यह अभी भी सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। तो ये कुछ लाभ हैं, और अपने से भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सीमाएं जो है, शिक्षार्थी अधिकतर निष्क्रिय हो जाते हैं। अब सारे जो काम है उस जो टीचर करेंगे तो भी विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे ही होंगे। फिर उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि इसमें विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मक प्रभावी ढंग से विकसित नहीं होता। और यह जो है हाई स्कूल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए नहीं है। बच्चे लोग को जो है आप बिना जो है पढ़े आप बता देंगे जाके सारांश,
तो वो बच्चे कर नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्या है कि प्राथमिक स्तर में जो बच्चे करके सीखने में ज़्यादा आनंद लेते हैं, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। आप भले भांति जानते हैं, मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। फिर आपका जो दूसरा जो सवाल है वो खोज उपागम विधि किसे कहते हैं, लाभ और सीमा बताइए। अभी खोज उपागम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। खोज उपागम उपागम को समझने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको जो है 5 व्यक्ति के लिए चाय बनाना है, और उसमें कितना पानी डालना है, कितना शक्कर डालना है और कितना चाय पत्ती डालना है, ये आपको आइडिया नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, खोज करेंगे भाई, पहले 3 कप डाल के देखते हैं, फिर उसमें जो है 2 चम्मच शक्कर डाल के देखते हैं, और उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डाल के देखते हैं, और स्वाद का पता लगाते हैं। तो वो मज़ा नहीं आता। फिर वैसे 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर एक बार क्या है 5 कप पानी डालते हैं और 5 चम्मच शक्कर डालते हैं और 1 चम्मच चाय पत्ती डालते हैं। उसका जो स्वाद है और बाकी जो स्वाद है उनसे भिन्न है। यानी कि 5 कप वाले जो पानी है उसमें जो बेहतरीन स्वाद है। तो ये है खोज उपागम, कहना चाहिए। अब लगातार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एक स्थिति ऐसे आती है जिसमें आपको परफेक्ट आंसर मिलता है। तो क्या है, खोज उपागम में अब वो बन गया भाई। अब बाकी लोग को भी आप बता सकते हैं कि भाई नहीं, 5 लोगों के लिए 5 कप पानी डालिए और 5 चम्मच शक्कर डालिए और 1 चम्मच चाय पत्ती डालिए। तो ये आप कहना चाहिए, आपको सूत्र नहीं पता था, लेकिन आप सूत्र का निर्माण कर दिए कि भाई 5 व्यक्ति के लिए 5 कप शक्कर, 5 चम्मच शक्कर चाहिए, 5 कप पानी चाहिए और 1 चम्मच चाय पत्ती चाहिए। तो ये होता है खोज उपागम, आप खोज करते हैं। इस विधि का जो है प्रस्तावक थे जेरम बुर्नर, हिल्डा टाबर, रॉबर्ट डेविस और अन्य कई। वेरन कोल्बर ने एक पुस्तक प्रकाशित फास्ट लेसन इंटेलेक्शन अरिथमेटिक अपॉन द इंडक्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि पढ़ाने के आज्ञानात्मक विधि पर बौद्धिक गणित के पहले पाठ। तब से कई शिक्षाविदों ने इस वर्ग की कई विधियों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए, परंतु शिक्षक इन्हें कक्षा में बहुत कम प्रयोग करते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रक्रिया है भाई, आप सभी जानते हैं। और देखिए इसमें बहुत सारे जो प्रकार होते हैं, इसका जो है यहाँ पर देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। खुली खोज विधि, निर्देशित खुली खोज जो वैज्ञानिक लोग करते हैं, निर्देशित खोज विधि इसको जो है अपन स्कूल में करते हैं। निगमनात्मक विधि जो सूत्र का प्रयोग होता है, ये तो अपन सब जानते हैं। तो निर्देशित विधि में क्या होता है, पहले शिक्षक जो है निर्देशित कर देता है कि हाँ इतने में इतने आता है, और शिक्षक से सवाल पूछा जाता है कि भाई हाँ ये कैसा होता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस यही है। तो खोज विधि मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक के बटन को नीला कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी एनआईएस डीएलएड संबंधी और कोई भी अध्ययन, कोई भी स्कूल से संबंधित हो, शिक्षक से संबंधित हो, वो सवाल हमसे कर सकते हैं। चाहे डाक के माध्यम हो या फिर कोई भी स्कूल से संबंधित कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम होते हैं टीचर्स डायरी बनाने में या फिर रजिस्टर मेंटेन करने में, वो सारे जो स्कूल से संबंधित प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर हल उपलब्ध कराएंगे, हिंदी अंग्रेजी किसी में भी हो। तो यहाँ पर देखिए, लाभ होता है शिक्षण की प्रक्रिया अंतिम उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण है, या शिक्षार्थियों में विषय से संबंधित रुचि उत्पन्न कर देता है। हर समय शिक्षार्थी नियम नहीं बना सकते और उसे शाब्दिक रूप से नहीं दे सकते। खोज विधि में पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक शिक्षार्थियों को नियम बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाए गए शिक्षार्थी नियमों को आसानी से बना पाते हैं और ये जीवन पर्यंत याद रहता है। ये रटने की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वो खुद गलती करके सीखता है बच्चे। विश्लेषण क्षमता, समस्या समाधान के लिए ज्ञान का संगठन आदि विकसित होते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी द्वारा तैयार किए गए सभी अधिगम अनुभव से सक्रिय रूप से प्रतिभागी होते हैं। शिक्षार्थी सीखने में रुचि लेते हैं क्योंकि वे स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। विषय वस्तु, शिक्षक व शिक्षार्थियों में लगातार अंतर क्रिया होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों में सूचना प्रोसेसिंग क्षमता का विकास होता है। सीमाएं, अधिक समय खर्च होता है। शिक्षार्थियों किसी भी विषय में बुनियादी विचारों से आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। कम क्षमता वाले शिक्षार्थी निराश हो सकते हैं। ये इसका कुछ सीमाएं भी हैं। एक प्रकार से रुचिकर विधि है, तो इसमें जो है कम बुद्धि वाले बच्चे निराश हो सकते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। शिक्षकों और शिक्षार्थियों को बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। विद्यालय में शिक्षार्थियों को देने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए।
अगर संसाधन ही नहीं है तो फिर वो कैसे खोज करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। सभी शिक्षक इस विधि द्वारा पढ़ाने में आसानी महसूस नहीं कर सकते और हर शिक्षक जो है बेहतरीन ढंग से वर्णन नहीं कर पाते। फिर आपका वीडियो का आज का अंतिम सवाल है, जांच उपागम प्रक्रिया कौशल विधि किसे कहते हैं, लाभ और सीमाएं आपको बताना है। जांच उपागम, हर उपागम में जो है जांच होता है। पर देखिए, हर जांच में खोज हमेशा होती है, परंतु हर खोज में जांच नहीं होती। इस उपागम का जो है जो कर्ता धर्ता है वो सुकमन, रिचार्ड सुकमन, ऑलिवर सावर, स्वाब। तो इनमें अगर आपको एक भी याद है तो सही है। फिर यह वास्तव में शिक्षार्थी केंद्रित है, पूर्णतः विद्यार्थी के लिए है और विद्यार्थी इसका कर्ता धर्ता होते हैं। उनको एक समस्या बताया जाता है और उस समस्या का समाधान करने के लिए उनको ढूंढा जाता है, यानी कि 10 मिलीलीटर एक द्रव्य है और दूसरे ए और बी दो हैं और दोनों को मिला देते हैं, 10 मिलीलीटर वाले हैं, उनको मिलाते हैं तो 20 मिलीलीटर होता है। तो 20 मिलीलीटर से कम आता है तो क्यों आता है, ये उनको खोजना है। तो ये होता है जांच उपागम। क्यों ऐसा हुआ, बस सवाल दागते हैं। इसमें देखिए, लाभ या सोच को उत्तेजित करने वाली विधि है। भाई करके देखेगा, खुद जांच करेगा तो सोच को बढ़ाएगा ही। इससे अलग तरह की सोच को बढ़ावा मिलता है और उसका पोषण होता है। आंकड़े डाटा एकत्र करने की अवस्था में शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों से प्रदर्शित होता है। एक बार आप वीडियो को देखिए, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आपको शॉर्टकट तरीके से बताया जाता है, 10 मिनट में प्रत्येक इकाई को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले समय में जो है हम एक साथ PDF उपलब्ध कराएंगे आपको। इससे शिक्षार्थियों में जांच प्रक्रिया का विकास होता है। इस प्रक्रिया में आंकड़े एकत्र करना, परिकल्पना का विकास करना, परिकल्पना का परीक्षण और अंत में प्रतिकूल घटना समस्या का संतोषजनक स्पष्टीकरण, अधिगम चुनौतीपूर्ण व आनंदयी हो जाता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षार्थी जान जाते हैं कि ज्ञान अस्थायी स्वभाव का है। मतलब पहले कुछ 10 मिनट में आपको वो परिणाम मिला, फिर आप और गहन से जानकारी करते हैं, फिर दूसरा परिणाम मिलता है, यानी कि ज्ञान बदलते रहता है। एक्यूरेट पॉइंट जो है बाद में ही कर करके ही मिलता है, ये कहने का मतलब है। कारण प्रभाव संबंध स्थापित हो जाते हैं। यह उस क्षेत्र में सिद्धांत के विकास के लिए आवश्यक है और इसके कुछ सीमाएं हैं। समय अधिक खर्च होता है। जब शिक्षार्थियों को पहली बार इस विधि से अवगत कराया जाता है तो वे सही प्रश्न नहीं पूछ पाते। इस समस्या का हल ढूंढने में अधिक समय लग जाता है। सभी इकाइयां इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती। अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे तो साल भर में आपको जो है 10 यूनिट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिल पाए तो शिक्षार्थी निराश होते हैं। तो ये कुछ चीज़ की हानि है और अपने से भी आप ऐड कर सकते हैं। एक दूसरे का जो हानि है वो भी आप डालेंगे तो भी चलेगा। तो आपकी इकाई 3 में बस यही पॉइंट है और यही पॉइंट को आपको याद रखना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इकाई के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।